स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ PNS शिफा हॉस्पिटल में एंड करेंटली आई एम डूइंग माई सेकंड फेलोशिप ट्रेनिंग इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। मैं 2011 में यहाँ डाउ का ही ग्रेजुएट हूँ, 2011 का। तो आप लोग सारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ। टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन वुड बी एसिड बेस डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है। जूनियर मोस्ट रेजिडेंट कौन है? फर्स्ट ईयर आर नॉट कोई होगा? हाँ, प्लीज रीड इट आउट। Managing ICU patients without a working knowledge of acid-based disorders is like trying to clap your hands when you have none. That is, it simply cannot happen. ठीक है, इट इज़ सो ऑब्वियस। अच्छा, टॉपिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? वी वुड बी कवरिंग बेसिक्स, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एसिड बेस फिजियोलॉजी, review of primary acid base disorders, compensatory changes, mixed acid base disorders, and in the end we will be doing few examples. अच्छा, ABGs से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? एक ABGs आप कब ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं? एनीवन? pH, ठीक है, एंड ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट ही है। ठीक है, दो मेन चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन एंड एसिड बेस स्टेटस। ठीक है, एसिड बेस स्टेटस हम देख सकते हैं, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन देख सकते हैं, और भी जो आजकल लेटेस्ट मशीन है उसमें HB आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी इलेक्ट्रेट डिपेंड्स ऑन कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, काफ़ी चीज़ें आप इससे असेस कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल PO2 कितनी होती है? सॉरी, 60 to 100। ठीक है, और इसका एक फार्मूला है, मॉर्गन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि एज के साथ साथ रेस्पिरेटरी फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, ऑक्सीजनेशन थोड़ी सी कम होती जाती है। तो व्हाट माइट बी नॉर्मल इन अ 60 years old, अराउंड 80, इट कुड बी नॉर्मल फॉर हिम। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों में क्या होता है कि इन्फेक्शन हुआ, ARDS हुआ, कोविड हुआ, अब जो उनका न्यू नॉर्मल होगा दैट वुड बी डिफरेंट। तो वो उसी पे मेंटेन करते रहेंगे। तो हमने ज़रूरी नहीं कि हमने PO2 को 100 पर ही स्ट्रेच करना है। ठीक है, 100 होगी तो ठीक है, अदरवाइज ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो हमने ये असेस करना है कि पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, ही इज़ नॉट टेकेप्निक, ही इज़ मेंटेनिंग डेली लाइफ रूटीन, so he is okay with it. We can differentiate between type of failures. ठीक है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है AA ग्रेडियंट का। क्या होता है AA ग्रेडियंट? And what information do you get from it? The diffusion of oxygen. बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो पूरा फार्मूला है, ठीक है, कि एल्वियोलर में कितनी है और आर्टीरियल में कितना है, इसका डिफरेंस कितना होता है। नॉर्मली कितना होता है डिफरेंस? 10 होता है। ठीक है, अच्छा, अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इधर वी वुड हैव अ इंक्रीज्ड AA ग्रेडियंट और अ नॉर्मल AA ग्रेडियंट। लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स है, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ है, अगर नॉर्मल है तो एटलीस्ट वी वुड नो कि या हाइपोवेंटिलेशन है या FiO2 कम है, लाइक हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको हम ABGs की बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि डिफ्यूजन डिफेक्ट हो रहा है, VQ मिसमैच है, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन है, क्या है, ये हम एक लिस्ट है, लेकिन हम ABGs अलोन से हम देख के नहीं बता सकते कि क्या कॉज है। क्लिनिकली सिनारियो और क्लिनिकल सिनारियो प्लस पेशेंट असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रीवियस लाइन थी, ये वाली। Importantly, an ABG alone cannot differentiate between diffusion block, VQ mismatch and shunt. तो हाँ, AA ग्रेडियंट ये होता है कि इसका एक फार्मूला है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वाटर का जो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है, मल्टीप्लाई बाय जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, माइनस ये फार्मूला। ठीक है, अब हमारे एयर आ रही है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर में। ठीक है, इसमें 0.21%, 21% ऑक्सीजन है, दैट इज
160, ठीक है, 160 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेकर आ रही है, ठीक है। इवेंचुअली वो एल्वेओलाई तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगी। वो आपने हो गई, अब आपने आर्टीरियल सैंपल लिया, उन दोनों का डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर डिफरेंस लेस देन 10 या 12 है तो दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ए मतलब नॉर्मल से अच्छा वर्ड है, हाँ नॉर्मल ए ग्रेडियंट। अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, 30 का आ रहा है, 40 का आ रहा है, तो मीन्स ए ग्रेडियंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिस कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, और जो आप ABGs पे नहीं बता सकते, ठीक है। हमारे दर में होता है कि ABGs करके हम देख लेंगे कि डिफ्यूजन डिफेक्ट है, VQ मिसमैच है, क्या है वो वी कैन नॉट टेल, ठीक है। हम ये बता सकते हैं कि नॉर्मल ए ग्रेडियंट है या इंक्रीज ए ग्रेडियंट है। बेसिकली ये सर हमें डिफ्यूजन डिफेक्ट बता रहा है, नॉट नेसेसरली, शंट भी हो सकता है। यही मेरा पॉइंट है। हमारे जब हम भी रेजिडेंट थे, हम भी ये ट्रेनिंग करे थे, हमें ये लग रहा था कि हम ये हमें वो बताएगा कि डिफ्यूजन डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। दोनों सूरतों में, चाहे डिफ्यूजन डिफेक्ट हो, चाहे शंट हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ABGs अलोन कैन नॉट डिफरेंशिएट। दैट्स वाई आई एम रिलाइंग कि आपने क्लिनिकल सिनारियो देखना है, उसके चेस्ट एक्सरे देखना है, इन्वेस्टिगेशन जो जो आपके पास फर्दर अवेलेबल है, अगर HRCT अवेलेबल है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजनेशन हो गई, वेंटिलेशन हो गई। वेंटिलेशन आपने CO2 से देख ली, ठीक है, टाइप ऑफ फेलियर्स आपने देख लिए। नाउ कमिंग टू एसिड बेस फिजियोलॉजी। एसिड बेस फिजियोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आर्हीनियस की है, ब्रॉन्स-क्लाउरी की है, लिविस की है, पर हम किसको कंसिडर करेंगे, आर्हीनियस को, ठीक है। विच सेज एसिड क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एंड बेस क्या होता है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। सिंपल है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये सारे थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए पता होनी चाहिए डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कितने टाइप के एसिड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी फिजियोलॉजी को टच कर रहे हैं। बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल एसिड्स वी एवरीवन नो, कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल एसिड्स हमारी बॉडी में कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी है लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत। और फिक्स्ड एसिड हम एडिशनल कहाँ से आ सकते हैं, थ्रू कोई कीटोएसिडोसिस हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, सैलिसाइलिक एसिड इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वॉलेटाइल एसिड्स आप एडिशनल आ रहे हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, ये आ रहे हैं, ये नॉन वॉलेटाइल एसिड हमारे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। एसिडोसिस के लिए हम इतना परेशान क्यों होते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। बेसिकली सर हमारी बॉडी जो होती है एक एनवायरनमेंट में काम कर रही होती है, अगर उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी तो टिश्यू परफ्यूजन और टिश्यू ऑक्सीजनेशन नहीं होगी और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने सही बताया कि बेसिकली एचाइंस क्या होते हैं, जो जब एसिड क्या करेगा, जब वो डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे, ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन आयंस हैं, आपने सही बताया, बहुत रिएक्टिव हैं, प्रोटीन से ये बाउंड कर जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की नॉर्मल फंक्शन खत्म होती है तो एंजाइम फंक्शन काम नहीं करता, एंजाइम से इसे काम नहीं करते, और एंड रिजल्ट क्या आता है कि सेल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, दिस गोज अदर बोथ साइड्स है, ठीक है। पीएच को आपने वही जो हमारी बात हुई कि एक एनवायरनमेंट देना है, चाहे एसिडोसिस हो चाहे अल्कलोसिस हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, सेल फंक्शन डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। नॉर्मल रेंज सबको पता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, एचाइन हीमोस्टेसिस, ठीक है। हाउ डू वी मेंटेन एसिड बेस बैलेंस एंड, ठीक है, नहीं इसके अलावा, बफर के अलावा कोई और, बेसिकली वी हैव 3 मैकेनिज्म्स, ठीक है, विच आर buffering, role of respiratory system and role of renal system, ठीक है, lungs, kidneys and buffers, ठीक है। यूजुअली अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली, और आपका जो आंसर था बिल्कुल ठीक था, बफर, क्योंकि मेन सिस्टम ही वही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन थियोरेटिकली आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि तीनों सिस्टम, जी, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आंसर इस तरह होगा, ठीक है, कि 3 मैकेनिज्म है बाय विच वी मेंटेन एन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हमारा बफर क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है,
डायग्रामेटिक इसका व्यू है, ठीक है। बफर्स काम कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर भी हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हैं, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनीज अपना काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बफर? लिखा हुआ है, सबको पता है, हम केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। खास बात क्या है, एक्ट लाइक ए स्पंज। जब हाइड्रोजन कम होंगे स्क्वीज होकर हाइड्रोजन फेंक देगा, जब हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कितने टाइप के बफर्स हैं हमारी बॉडी में? एग्जाम्पल्स? मेजर 3 बफर्स हैं हमारे पास। बाइकार्बोनेट बफर मोस्ट एक्टिव है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करता है, इंट्रासेलुलर भी काम करता है, ठीक है। फॉस्फेट बफर है, इंट्रासेलुलर होता है। प्रोटीन बफर है, इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स ईसीएफ में काम करते हैं। हीमोग्लोबिन और जो दूसरे प्रोटीन है ये आईसीएफ में काम करते हैं। हीमोग्लोबिन मोस्टली इंट्रासेलुलर ही होती है, आरबीसीज के अंदर ही होती है, ठीक है, इसलिए इंट्रासेलुलर है। तो ये 3 बफर्स अपना काम करते हैं, ठीक है। और हमारे प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए वी वुड बी ओनली डीलिंग विद द बाइक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है, ठीक है। डेफिनेशन, ये इक्वेशन सबने देखी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों जगह एक्ट करेगा और ये इन्फेक्शन होगी, ठीक है। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन इस तरह बनती है, ठीक है। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, पीके और लॉग को, क्योंकि पीके कांस्टेंट है, लॉग वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल होगा टू रेशियो ऑफ बाइकार्ब एंड CO2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो पीएच किस पर डिपेंड करती है? किडनीज एंड लंग्स, ठीक है। अच्छा, 4 प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा इसमें? बाइकार्ब कम होगा, ठीक है। किस तरीके से कम हो सकता है? 2 ही प्रोसेस है ना, या तो कोई एसिड बाहर से है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, या तो कोई एसिड बाहर से है, या बाइकार्ब लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? दोनों सिस्टम्स एक्ट करेंगे ना, जो भी हमने डिस्कस किया। लंग्स भी एक्ट करेंगे, किडनीज भी एक्ट करेंगी। बाइकार्ब कम हो रहा है तो किडनीज क्या चाहेगा? बाइकार्ब को रीअब्जॉर्ब करे, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? किडनीज में कहाँ पर होती है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होती है, ठीक है। इंक्रीज अमोनियम प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अमोनिया के साथ हाइड्रोजन एक्सक्रीट होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा? हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है, ताकि जो CO2 है, रेस्पिरेटरी वॉलेटाइल एसिड है, वो आउट हो जाए बॉडी से, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनाइन गैप क्या होता है? एनाइन गैप, ठीक है, तो उससे आप, ठीक है, वो तो फॉर्मूला है, इससे आपको पता क्या चलता है? ठीक है, ठीक है। अनमेजर्ड एनाइंस हमने देखने हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी होती है, ठीक है। जितने कैटाइंस होंगे उतने एनाइंस होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल एनाइन जो मेजर एनाइन हमारी बॉडी में वो कौन सा है? क्लोराइड है, ठीक है। क्लोराइड अगर उसका डिफरेंस सोडियम और क्लोराइड का 10 से 12 के दरमियान है तो मतलब ये सिर्फ क्लोराइड का ही मसला है। इससे ज़्यादा का मसला है तो कोई अनमेजर्ड एनाइन आया है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो हमें एक हिंट देता है कि ये इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। जी मैं बताता हूँ। हमारी बॉडी में कैटाइंस, पॉजिटिव चार्ज आइंस और एनाइंस बराबर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनका डिफरेंस कितना होता है? 10 to 12, ठीक है। अगर ये 10 to 12 का ही डिफरेंस है तो मीन्स सोडियम के साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है सिर्फ क्लोराइड का है, ठीक है, क्लोराइड कम हुए हैं, तो ये नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर डिफरेंस फॉर एग्जांपल 30 का आ रहा है, उसका मतलब है क्लोराइड के अलावा कोई और चीज़ भी कम हुई है, दैट इज़ अनमेजर्ड, ठीक है, दैट इज़ अनमेजर्ड। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो एनाइन गैप बढ़ाते हैं। तो अनमेजर्ड एनाइन अगर बढ़े हुए हैं तो मीन्स एनाइन गैप इंक्रीज्ड है, ठीक है, ठीक है। अगेन प्लीज रीड इट आउट। primary loss of bicarbonate, example diarrhea. To achieve electrochemical balance, the concentration of negatively charged anions must equal the concentration of positively charged cations. This electrochemical balance
expressed in the equation shown below. ठीक है, कुछ इक्वेशन में सोडियम प्लस पोटेशियम होता है, कुछ में सिर्फ सोडियम को लेते हैं, एंड रिजल्ट इतना डिफर नहीं करता। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एल्ब्यूमिन का क्या रोल है एनाइन गैप कैलकुलेशन में? फॉर एग्जांपल पेशेंट का आपने सीरम एल्ब्यूमिन एडवाइस किया और आईसीयू में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन कम्स आउट टू बी 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, आपने साथ ही एबीजीज भी ऑर्डर की हुई हैं, उसमें जो डिफरेंस आया है एनाइन गैप आया है वो आया है 10 का। ठीक है, तो लेकिन आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है, ये इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो कोई चीज़ एल्ब्यूमिन का कोई रोल है इसके अंदर? मोटी बात, अ लो एल्ब्यूमिन लेवल इन प्लाज्मा विल लोअर द एनाइन गैप। ठीक है, क्यों? प्रिंसिपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का एल्ब्यूमिन नॉर्मल है तो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इस एनाइन गैप की, ये एल्ब्यूमिन करेक्टेड एनाइन गैप की। ठीक है, लेकिन अगर किसी का एल्ब्यूमिन लो है तो फिर आपने इसको ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जो आपको डिफरेंस कह रहा था वो हम एक बोर्ड पे कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, ये जो लास्ट फार्मूला है, एनाइन गैप करेक्टेड इज इक्वल टू एनाइन गैप प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस एल्ब्यूमिन ग्राम पर डेसीलीटर। व्हाट इज दिस 4.5? ये 4.5 कहाँ से आया? नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल एनाइन आपने एबीजीज ऑर्डर की, इसमें एनाइन गैप आपने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, अब आपने इसका सीरम एल्ब्यूमिन देखा, कम्स आउट टू बी 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अच्छा फार्मूला आपने अप्लाई किया, एनाइन गैप 10 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस 2। कोई इसको सॉल्व करके दे। टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 6.25 प्लस 10। ठीक है, दिस इज 16.25। नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हम मिस कर रहे होते हैं, और 90% ऑफ पेशेंट्स इन आईसीयू आर हाइपोएल्ब्यूमिनिया, उनको हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपसे स्पॉटिंग में पूछ सकते हैं, टेबल वाइवा में पूछ सकते हैं कि एल्ब्यूमिन का क्या रोल है इन एबीजी एनालिसिस या एनाइन गैप में क्या रोल है इसका। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करेक्टेड एनाइन गैप। ठीक है, मेजर नहीं हुआ ना, यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो कम आएगा। ठीक है, एक्चुअल जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम था तो इसलिए आपको स्पूरियसली फॉल्सली लो दिखा रहा था। ठीक है, जब आप उसको करेक्ट का फॉर्मूला बताया तो आपको एक्चुअली पता चला कि एनाइन गैप तो बड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज करेक्टेड एनाइन गैप। ठीक है, ये रट्टा लगा लें। ठीक है, सही है। नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या कॉजेज हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है, सिर्फ क्लोराइड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, क्लोराइड लॉस हो रहा होता है, इसको हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस भी कहते हैं। ठीक है, सबको उर्दू समझ आती है ना? कॉजेज ऑफ एलिवेटेड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये सारे कॉजेज हैं इसके। अच्छा, बड़ा इजी टॉपिक है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, क्या होगा इसमें? प्राइमरी बाइकार्ब बढ़ेगा। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लमेटिक होता है इतना? यूजुअली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता अंटिल अनलेस अगर आपने पहली स्लाइड याद हो 7.8 भी क्रॉस कर जाए, यूजुअली इतना होता ही नहीं है, पहले ही पिक हो जाता है 7.5 7.6 पे पिक हो जाता है। ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, सिलाइन रिस्पॉन्सिव, सिलाइन नॉन रिस्पॉन्सिव। ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? जैसे ही आपने एक एबीजीज कराई, उसमें अल्कलोसिस आ गया, आपका नेक्स्ट क्या होगा? आप यूरिन क्लोराइड लेवल्स करवाएंगे। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह अप्रोच करते हैं, यूरिन क्लोराइड लेवल करवाएंगे। लेस देन 20 आएगा मींस क्लोराइड कम है, सलाइन को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मोर देन 20 है मतलब सलाइन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है,
इसमें होता क्या है, प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है सलाइन रिस्पॉन्सिव में, ये वाला जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और फ्लूइड जो है वो डिप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस होता है। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके कॉजेज हैं, ठीक है। सलाइन रिस्पॉन्सिव में क्या क्या आएगा, क्लोराइड लॉस हो रहा है, जीआई लॉस हो रहे हैं वॉमिटिंग के जरिए, बाइकार्ब लॉस हो रहा है, ठीक है, एनजी ड्रेनेज हो रही है, डायूरेसिस, लेग्जेटिव अब्यूज। सलाइन नॉन रिस्पॉन्सिव में क्या आएंगे, ये कॉजेज आएंगे, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली बहुत ईजी है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये भी ईजी है। क्या होता है इसमें प्राइमरी PCO2 बढ़, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, ठीक है। रीनल रिस्पॉन्स क्या आएगा, बाइकार्ब को इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो जो मैंने बताया था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रिक्लेम करेगा। अगेन लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉजेस, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, क्यों वो रिटेन कर रहा है CO2, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे चले, उल्टा हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कंपनसेशन क्या, व्हाट इज कंपनसेशन, आप डिस्कस तो हम कर चुके हैं कि एक एब्नॉर्मलिटी हो रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, एक्टिवेट हो जा रहा है, और वो यूजुअली लंग्स और किडनीज ही हैं, ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए बाइकार्ब और CO2 हमेशा किस डायरेक्शन मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, बाइकार्ब भी बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, बाइकार्ब भी कम होगा, वाइस वर्सा भी है, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या होता है, ऑल पैरामीटर्स कहाँ मूव होते हैं, सेम डायरेक्शन में। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, pH अपोजिट जा रहा होता है, लेकिन वो दोनों अभी भी दोस्त हैं, ठीक है, वो दोनों साथ ही जाते हैं। इसका एक निमोनिक भी है, निमोनिक क्या है इसका, रोम, ठीक है, दैट इज रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें कोई वो खास बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है ये प्राइमरी प्रोसेस क्या हो रहा है, एसिडोसिस में pH कम हो रही है, बाइकार्ब कम हो रही है, तो क्या होगा, कंपनसेशन क्या होगी, CO2 भी कम होगी। लाइकवाइज अल्कलोसिस में क्या होगा, pH बढ़ेगा तो बाइकार्ब बढ़ रहा है, CO2 भी बढ़ेगा, ठीक है, वो हाइपोवेंटिलेट करना शुरू कर देगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में pH बढ़ा है, लेकिन प्राइमरी कॉज क्या है, CO2 कम है, तो वो बाइकार्ब को भी कम करेगा, एक्सक्रीट करेगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में pH कम है, CO2 बढ़ा हुआ है, बाइकार्ब बढ़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, विंटर्स इक्वेशन। इससे आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड PCO2, ठीक है। ये किस में हम करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है। अगर ये जो कैलकुलेट आपने किया है उससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, साथ में कोई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, ठीक है। अगर आपने जो कैलकुलेट किया उससे कम आ रहा है तो साथ में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी है। ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के एक्सपेक्टेड, अब इसमें क्या होगा, अल्कलोसिस में क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगा ना, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। ये आप मेमोराइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होंगी। अच्छा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन 1424 फार्मूला पता है ना सबको, सॉरी, ठीक है। फॉर ईच 10 मिलीमीटर इंक्रीज ऑफ PCO2 बाइकार्ब कितना होगा, रेज 1 MEQ, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला इस तरह याद करते हैं, 1 4, अक्यूट में 1, क्रॉनिक में 4, 2 और 5, 1 4 2 4, ठीक है। इस तरह याद करते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए कि कंपनसेटरी चेंज कितना होगा। अक्यूट में 1 4 है, क्रॉनिक में 2 5 है, या 2 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। अच्छा, मैंने विंटर्स फार्मूला के अलावा ये सारे फार्मूला याद किए हुए थे, ठीक है, क्योंकि इनको मेमोराइज करना बहुत इजी है। दिखने में बहुत मुश्किल लग रहे हैं, मेमोराइज करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जहन में सोचें क्या हो रहा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, बाइकार्ब कम होगा तो CO2 को क्या होगा, कम होगी, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि CO2 कितनी कम हो रही है, एक्सपेक्टेड PCO2 निकालनी है, ठीक है। अगर ये विजिबल हो सबको, नॉर्मल वैल्यू PCO2 की कितनी होती है, हाँ, तो हम सेंटर लेंगे 40 लेंगे, ठीक है। कम हो रही है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 1.2 क्या आता है, एक बाइकार्ब के चेंज होने पे 1.2 का चेंज आता है CO2 में, ठीक है। एक अगर बाइकार्ब कम होगा तो CO2 कितना कम होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्ब, ठीक है। और ये क्या है, करंट बाइकार्ब, ठीक है। विंटर्स फार्मूला सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए,
इसको अगर आप सिस्टमेटिकली चलें तो आपको याद करना, मेमोराइज करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप हर और डिसऑर्डर में लगा सकते हैं इसको। ठीक है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कितनी कंपोजिशन होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में कितनी होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कितनी होगी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कितनी होगी। लाइकवाइज अगर आप इसको देखें, अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रोसेस CO2 बढ़ रहा है, तो बाइकाप क्या होगा, बाइकाप बढ़ेगा, बाइकाप बढ़ेगा, बाइकाप की नॉर्मल वैल्यू 24 बढ़ेगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने 1424 याद किया था, 1 के लिए हम 0.1 लगाएंगे। ठीक है, 0.1 क्यों, क्योंकि 10 पे 1 का चेंज आता है, तो 1 पे 0.1 का चेंज आएगा। ठीक है, 0.1 करंट PCO2 -40। ठीक है, अगर आप इसको एक दो दफ़ा लिख के अगर आप याद करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा ये कि यार ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है। ठीक है, अच्छा मिक्स डिसऑर्डर्स देखें। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है कि हम एक साथ हाइपर और हाइपो वेंटिलेट तो कर नहीं सकते, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कभी भी साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा प्राइमरी क्या होता है, बुक्स में हमने देखा होगा कि प्राइमरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद सेकेंडरी जो है ये होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है पेशेंट के साथ दोनों चीज़ें प्राइमरी होती हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा गैप निकाल के। ठीक है, डेल्टा गैप या गैप रेशो, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये किस सिनारियो में निकालेंगे अपने जहन में क्लियर करें, ये ओनली इन द सेटिंग ऑफ एलिवेटेड मेटाबॉलिक इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अगर एनाइन गैप बढ़ा हुआ है और आपको फर्दर डाउट है कि नहीं कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर भी है, तो आप ये लगाएंगे गैप रेशो। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, गैप रेशो आप कैसे निकालते हैं, एनाइन गैप का जितना बड़ा है क्या बाइकाप का भी उतना ही डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है एनाइन गैप -12। व्हाट इज 12, नॉर्मल एनाइन गैप, 24 माइनस बाइकाप, दिस इज नॉर्मल बाइकाप। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर इन दोनों में डिफरेंस सेम है, जितना एनाइन गैप बड़ा है उतना ही बाइकाप कम हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि रेशो है ना, रेशो है। अगर गैप रेशो 1 आ रहा है इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है, दिस इज सिंपल एलिवेटेड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, लेस देन 1 है, मोर देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है तो क्या होगा, साथ में साथ एक और नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। फॉर एग्जांपल पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, डायरिया हुआ है उसको, ठीक, गैप रेशो मोर देन 1 है तो साथ में क्या हो रहा है, को एग्जिस्टेंट मेटाबॉलिक एसिड अल्कलोसिस है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको याद कर लें इस तरीके से। दूसरा एक और फार्मूला भी है, डेल्टा एनाइन गैप माइनस डेल्टा बाइकाप। अगर रेशियो ग्रेटर देन 6 आ जाता है तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद अल्कलोसिस है, अगर लेस देन -6 हो तो हम कहते हैं कि उसमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डेफिनेटली हैं डिफरेंट फार्मूलाज। ये मुझे इजी लगता है तो मैं इसलिए याद करता हूँ। हर चीज़ के ना आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फार्मूलाज आपको मिलते हैं, तो जो आपको इजी लगता है वो आप याद कर लें। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, गैप के मतलब कोई और भी मसला है तभी ये गैप बड़ा है या कम हुआ है। ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो मतलब सिंपल एलिवेटेड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, ये भी केस आ सकता है, आईसीयू में बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपल मेटाबॉलिक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है, पेशेंट को डीके के साथ आपके साथ एडमिट हुआ है, डीके में क्या आएगा, साथ में उसको डिहाइड्रेशन है, क्या होगा, अल्कलोसिस, साथ में उसको सेप्सिस भी है, निमोनिया भी है, वो क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ट्रिकी होते हैं कभी कभार, एबीजीज आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, समराइज करेंगे जो भी आज अभी हमने डिस्कस किया। एबीजीज आएंगी, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पीएच देखेंगे, एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। ठीक है, प्राइमरी डिसऑर्डर कैसे देखेंगे पता है। ठीक है, PCO2 देखेंगे, बाइकाप देखेंगे, कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, कंपनसेशन है या नहीं, वो हमने सारे फार्मूला डिस्कस कर लिए। कंपनसेशन अक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक है, कोई मिक्स डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके लिए गैप रेशो है। ठीक है, और डिफरेंशियल क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, वो आप कॉजेज जहन में लाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़े सिंपल से केसेस हैं। ठीक है, एस्मा हुआ है, अटैक हुआ है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, एबीजीज में क्या आया है, सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले पीएच को देखेंगे, पीएच कम है तो एसिडोसिस है, कौन मैच कर रहा है, CO2 मैच कर रहा है। ठीक है, और कंपनसेशन अभी हुई है, अभी नहीं हुई है। ठीक है, अभी मतलब अच्छा रेस्पिरेटरी, ये जो रीनल कंपनसेशन है इसको कितना टाइम लगता है,
एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स एटलीस्ट, ठीक है। एक और सिनारियो, ठीक है, पीएच क्या है, निकल उसे CO2 क्या है ये, अल्कली, ठीक है। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नहीं कोई क्वेश्चन? रोल ऑफ अल्कली थेरेपी क्या है? आपने कहा मैं सवाल करूंगा। अल्कली थेरेपी हमने डिस्कस नहीं किया ना इसमें। बाइकार्ब दे रहे होते हैं ना, दे रहे होते हैं ना, क्यों देते हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कब देना है कब नहीं देना है? बेसिकली सर ये हम लोग जो है कभी भी पेशेंट मेटाबॉलिक एसिड तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिड आ रहा है तो उस कंडीशन में देते हैं, बट इनका मसला ये हो जाता है कि ये इनिशियली ब्रेकडाउन में होती है CO2 बढ़ाता है, तो गुड गुड, तो उससे क्या होगा? एसिडोसिस और तो फिर वो अपना उसके इफेक्ट ठीक है, तो कब आप देंगे कब आप नहीं देंगे, कोई कट ऑफ वैल्यू है? pH 7.1 होती है और 7.1, ठीक है, 16 लेस देन 15 है, लेस देन 15 है, ठीक है। ये बुक्स की वैल्यूज़ हैं, इसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि जब वो जाता है अंदर CO2 बनता है, ठीक है। अब वो CO2 इंट्रासेलुलर एसिडोसिस करता है, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो जाता है, CSF के अंदर एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, जैसा CO2 लोड, ठीक है। तो बाइकार्ब इज़ नॉट दैट यूजफुल अनटिल एंड अनलेस पीएच इतना ड्रॉप कर जाए कि वो मायोकार्डियल फंक्शन को डिप्रेस करने लगे। हमें एसिडोसिस का मसला क्या है, सेल काम नहीं कर रहे ना, मायोसाइट काम नहीं करेंगे, कार्डियक डिप्रेशन होगी, बीपी गिरेगा, ठीक है। उस सूरत में आपने देना है, कुछ बुक्स कहती हैं 7.1, ठीक है, बाइकार्ब 15। अच्छा, डीके की जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके बारे में पता है वो क्या कहती हैं, कब आपने बाइकार्ब देना है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट है, कब देना है बाइकार्ब? 6.9, ठीक है। वो कहते हैं आप करेक्ट द अंडरलाइंग प्रोसेस, लास्ट रिजॉर्ट करके देना। हाँ लास्ट रिजॉर्ट, जब आपका कुछ ना बच्चा पेशेंट जा रहा है, ठीक है, तो डीके में वो कहते हैं आप अंडरलाइंग कॉज को करेक्ट करते रहें टिल द पीएच 6.9 तक नहीं आ जाती तब तक आपने नहीं देना, ठीक है। अदर सिनारियोज में अगर आपको लग रहा है मायोकार्डियल डिप्रेशन हो रहा है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग एरर्स क्या क्या होते हैं एबीजीज में? सारी बातें हो गई, बहुत हम आगे तक पहुँच गए। सैम्पलिंग एरर्स क्या क्या हैं? हैंडलिंग का इशू आ सकता है, वेनस सैंपल हो सकता है, बिल्कुल, मशीन का हेपरिन का हो सकता है, ठीक है, और एयर बबल्स का हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? हमने अपने जूनियर रेजिडेंट्स को या स्टाफ को क्या बताना है, किस तरह एबीजीज कलेक्ट करनी है? हेपरिन कितना लेना है? कितना? सिर्फ लेके फ्लश कर देना है, ठीक है, सिर्फ लेके फ्लश कर देना है। एयर बबल नहीं आने चाहिए, एयर बबल आएंगे तो क्या होगा? किसका? एबीजीज में जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? एयर में कितनी होती है? 160 होती है ना, 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अगर पेशेंट की PO2 160 से कम है और एयर बबल उसके अंदर आ गया तो डिफ्यूज़ करके क्या हो जाएगा, आपको स्पूरियसली फॉल्सली एलिवेटेड बताएगा, ठीक है। तो एयर बबल्स उसमें नहीं होने चाहिए। हेपरिन का हो गया, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? आपने सैंपल ड्रॉ किया है और असेस किया, उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? 15 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है, विद इन 15 मिनट्स होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। मोर देन 30 मिनट्स होगा तो क्या होगा? और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स कंटिन्यूसली मेटाबोलाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी, CO2 बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग एरर है। अगर आपको लगता है कि सिविल हॉस्पिटल या ये मैं भी इसी हॉस्पिटल में काम करके गया हूँ, ठीक है, इसमें यूजुअली डिले आता है, अपने सैंपल लेते हैं, फिर बेचारा एक एचओ जाता है, अभी मुझे नहीं पता आजकल क्या सिचुएशन है, ऐसे ही चल रहा है ना, ठीक है। तो वो लेके जा रहा है तो साथ में उसको कोई आइस पैक देना है या कुछ देना है ताकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो, ठीक है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया, ठीक है। अभी हमने वही डिस्कस किया कि 7.1 कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन यही लिखा होता है कि करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। और बिल्कुल ही जब कुछ ना बचे 6.9 पे तब आप दे दें। डीके की आजकल 6.9 है, ठीक है। और अदर में जब तक ये कहते हैं जब तक वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है, आपको लग रहा है कि ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप अंडरलाइंग कॉज को, तब तक आप बाइकार्ब थेरेपी ना दें, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है 6.9 तो पे तो बनता है ना, 6.9 पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, उस पर तो बनता 7.1 पे रिससिटेशन के दौरान ही हम बाइकार्ब लेते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं, आपने जैसे डिस्कस किया, आप अभी लेट आए, कि उसमें ये होता है यूजुअली कि बाइकार्ब देने का नुकसान क्या है, हम क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं बाइकार्ब? एसिडोसिस करता है, CO2 बढ़ता है ना, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस करता है, CSF की एसिडोसिस करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लोड बढ़ाता है, ठीक है, तो पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा। पहले ये प्रीक्लैम्सिया है, फिट पड़ रहे हैं उसको, ठीक है, लंग्स उसके पहले ही काम नहीं कर रहे हैं, प्रीक्लैम्सिया में एडिमा भी होता है ना, पल्मोनरी एडिमा भी होता है, पहले ही उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसको मजीद आपने एक एसिड लोड दे दिया, ठीक है, तो कोशिश करें जितनी अच्छी रिससिटेशन होगी, जितना अच्छा करेक्ट अंडरलाइन कॉज होगा, उतना अच्छा जो है पेशेंट मैनेज होगा, ठीक है। बाइकार्ब शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट, वो भी टेम्परेरी, टिल द टाइम आप अपने करेक्टिव मेजर्स करते रहें, ठीक है, उसको आप मैनेज करें, ठीक है। और कोई सवाल? मोस्ट कॉमन तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जब भी इसके ऊपर इतनी डिबेट है, एसिडोसिस। अल्कलोसिस इतना फ्रीक्वेंट होता भी नहीं है, और इतना हमने उस पर कुछ करना भी नहीं होता यूजुअली। एसिडोसिस बहुत बिल्कुल, अल्कलोसिस भी करता है लेकिन बहुत हाई लेवल्स पे, 7.8 पे जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, 7.8 से ऊपर होता है तब जाके कुछ करता है, ठीक है ना। क्लिनिकली इतने ज़्यादा उसके कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है, एसिडोसिस के बहुत ज़्यादा हैं, मायोकार्डियल हर सेल इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मायोसाइट होंगे, मायोकार्डियल डिप्रेशन होगी, BP नहीं मेंटेन होगा, हाइपोटेंसिव होगा, शॉक में जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, थैंक यू सो मच।